फ्यूचर में ओनली हमारा प्लैनेट अर्थ ऐसा प्लैनेट नहीं होगा जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन पॉसिबल है। जिसे पॉसिबल करने के लिए साइंटिस्ट ऑलरेडी स्पेस में ऐसे प्लैनेट्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे फ्यूचर में हम ह्यूमंस के लिए अर्थ 2.0 बनाया जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने में काफ़ी टाइम लग रहा है एंड इलॉन की कंपनी स्पेसएक्स ऐसे स्पेसक्राफ्ट बना रही है जो सून ह्यूमन को अर्थ से प्लैनेट मार्स पर लेकर जाएंगे, जो मे बी हमारे लिए एक नया घर हो सकता है। एंड स्पेस ट्रैवल के समय स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट ही हमारे प्लैनेट से दूर होते हुए भी स्पेसक्राफ्ट में मौजूद लोगों के लिए घर का कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स सी इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफ़ी लंबे समय तक उनका घर कहलाया जाएगा। ये घर इस तरह के बड़े बूस्टर की हेल्प से ह्यूमंस को अर्थ से मार्स पर लेकर जाएगा एंड इलॉन मस्क ऐसा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहते हैं, जिसके लिए इलॉन मस्क ने लास्ट ईयर से ही काफ़ी ज़्यादा स्टारशिप के प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया। बट इस तरह के स्टील से बने शाइनी सिलेंड्रिकल स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्या है जो बार बार क्रैश होता रहता है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसे ही किसी स्टारशिप प्रोटोटाइप का इनसाइड टूर करना होगा, जिन्हें स्पेसएक्स की रॉकेट फैसिलिटी बोका चिका में मौजूद स्टारबेस सिटी में बनाया जाता है। इवन कुछ टाइम पहले जो रोगन एंड इलॉन के बीच हुए पॉडकास्ट में इलॉन मस्क ने स्टारशिप के ऐसे ही हिडन फीचर्स का आइडिया शेयर किया एंड पॉडकास्ट में इलॉन मस्क ने ये भी कहा कि उन्हें स्टारशिप को इस तरह का पॉइंटी रॉकेट बनाने का आइडिया द डिक्टेटर मूवी से मिला, जिसमें एक फिक्शनल कंट्री का लीडर अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इस तरह का नुकीला रॉकेट बनाने को कहता है ताकि वो अपनी कंट्री के एनिमीज को इस तरह के नुकीले रॉकेट की मदद से डरा सके। एंड इलॉन मस्क ने अपने स्टारशिप की प्लानिंग के समय अपने साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को भी ऐसा ही रॉकेट बनाने को कहा, जिसके बाद जो रोगन ने इलॉन से ये क्वेश्चन किया कि क्या इस तरह का नुकीला रॉकेट किसी तरह से रॉकेट को किसी नॉर्मल रॉकेट से ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड करता है, जिस पर इलॉन का कहना था कि अभी स्टारशिप के प्रोटोटाइप्स बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला डिज़ाइन थोड़ा ख़राब है, बट लोगों को इस तरह का रॉकेट देखने में काफ़ी फनी लगता, इसलिए हमने ऐसा ही नुकीला रॉकेट डिज़ाइन किया। इलॉन का रॉकेट ओल्ड क्लासिक मूवीज़ में दिखाए गए रॉकेट्स की तरह पॉइंटी ज़रूर है, बट इलॉन का मार्स प्लैनेट को कॉलोनाइज करने का प्लान इस रॉकेट की टिप से ज़्यादा पॉइंटी है। एंड स्पेसएक्स का स्टारशिप दिखने में काफ़ी बड़ा एंड शाइनी दिखाई देता है, जिसका रीज़न है इस तरह के रॉकेट को बनाने में यूज़ किया जाने वाला स्टेनलेस स्टील। बट इलॉन मस्क अपने रॉकेट्स को बनाने में स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जिसका रीज़न है स्टेनलेस स्टील का इजीली अफोर्डेबल होना। एंड इवन बेटर, स्टील को इस्तेमाल करने से स्पेसएक्स का स्टारशिप के लिए कम से कम टाइम में रॉकेट के स्ट्रक्चर्स को तैयार कर पाना, जो स्टारशिप के लिए स्टील को काफ़ी ज़्यादा बेटर चॉइस बना देता है, जो इलॉन के लिए मार्स प्लैनेट कॉलोनाइजेशन में काफ़ी ज़रूरी एलिमेंट का रोल प्ले करता है। बट यदि इलॉन सच में मार्स प्लैनेट पर ह्यूमंस को कम टाइम में भेजना चाहते हैं तो स्पेसएक्स स्टील की जगह कार्बन फाइबर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? बिकॉज हम सभी जानते हैं कि किसी कार को फास्ट बनाने के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी कार्स के स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करती हैं। सो मे बी कार्बन फाइबर को इस्तेमाल करके स्पेसएक्स भी अपने रॉकेट्स की स्पीड क्या पता इंक्रीज कर सके, बट ऐसा नहीं है बिकॉज कार्बन फाइबर और स्टील की प्राइजेस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस मौजूद है। जहां 1 किलोग्राम कार्बन फाइबर लगभग $135 में अवेलेबल है, वहीं स्टील जस्ट $3 में। एंड इससे बड़ी बात है कार्बन फाइबर को फिर से इस्तेमाल करने लायक कंडीशन में बनाए रखना, बिकॉज एवरी टाइम किसी रॉकेट को रेडी करते समय यदि कार्बन फाइबर इस्तेमाल किया जाता है तो ओनली रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग में ही एवरी 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन फाइबर का 1/3 वेस्ट हो जाता है, जिसका रीज़न है कार्बन फाइबर को रॉकेट डिज़ाइन की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक्यूरेटली साइज एंड शेप का कट करना, जो इजीली 1 किलोग्राम कार्बन फाइबर को एट द एंड $200 पर किलोग्राम का बना देता है। बट ऐसा स्टेनलेस स्टील को इस्तेमाल करने से नहीं होता। एंड साथ ही स्टेनलेस स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कार्बन फाइबर की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, जो किसी भी रॉकेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड जहाँ तक कार्बन फाइबर ओनली 149 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फेस कर पाता है, स्टेनलेस स्टील इस कंपैरिजन में भी कार्बन फाइबर से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एंड इस तरह का हाई मेल्टिंग पॉइंट स्टेनलेस स्टील को शाइनी सरफेस प्रोवाइड करता है, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए ऑब्वियसली बेटर कंसीडर किया जाता है। वेल, ये तो था स्टारशिप का एक्सटीरियर। नाउ टर्न है स्टारशिप के इंटीरियर की, जिसकी शुरुआत होती है स्टारशिप में यूज़ किए जाने वाले फ्यूल से,
जो स्टारशिप को मार्स प्लैनेट तक ले जाने और वापस लाने की पावर प्रोवाइड करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए स्टारशिप में लिक्विड ऑक्सीजन एज वेल एज लिक्विड मीथेन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे एडिशनल हेल्प स्टेनलेस स्टील से मिलती है, जो स्पेस में मौजूद लो टेम्परेचर जैसी जगह पर बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ता। एट द मोमेंट स्टारशिप में स्टेनलेस स्टील का 301 ग्रेड इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी लंबे समय से बहुत से स्पेसशिप और स्पेस इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। बट नाउ इलॉन के अकॉर्डिंग स्पेस कंपनीज को 301 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील अलॉय से बेटर मेटल इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, एंड इलॉन अपनी स्पेस कंपनी में ऐसा काफी जल्द शुरू करने वाले हैं। इवन उन्होंने अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पर ये ऑलरेडी अनाउंस किया है कि उनकी स्पेस कंपनी ने 301 अलॉय की जगह नाउ 304L अलॉय को इस्तेमाल करके रॉकेट्स के पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, बिकॉज क्रायो टेम्परेचर में 304L रॉकेट्स को 301 अलॉय से ज़्यादा टफनेस प्रोवाइड करता है। 301 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील को निकल, क्रोमियम एंड आयरन के इस्तेमाल से बनाया जाता है, जिसकी वजह से 301 में रस्टिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट 304L ग्रेड के स्टेनलेस स्टील में सेम कंपोनेंट्स होने के बाद भी रस्टिंग के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, जिसका रीज़न है 304L को बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला मोर क्रोमियम क्वांटिटी। इवन स्टेनलेस स्टील से बने स्टारशिप का प्रूफ हमें स्टारशिप में मौजूद ऐसी लाइंस को देखकर पता लग सकता है, जो एवरी 1.8 मीटर्स की डिस्टेंस पर अवेलेबल हैं। एंड नाउ फाइनली टर्न है स्टारशिप के इंटीरियर को विजिट करने की। स्पेसक्राफ्ट के टॉप पर मौजूद कोन शेप के अंदर स्टारशिप के पेलोड कंपार्टमेंट को बनाया गया है, जिसे स्टारशिप के प्रोटोटाइप्स की टेस्टिंग के समय ऑब्वियसली एम्प्टी रखा जाता है। बट जिस टाइम स्टारशिप को एक्चुअली में स्पेस ऑर्बिट में सेंड किया जाएगा, उस समय इस पेलोड कंपार्टमेंट को फाइनली इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका टेस्ट फर्स्ट ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट के बाद काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाएगा। ऑल्सो क्या आपको पता है कि इलॉन स्टारशिप की मदद से ह्यूमंस को मार्स प्लैनेट पर कोलोनाइजेशन के लिए भेजने के साथ साथ इस तरह की स्पेसक्राफ्ट को प्लैनेट अर्थ पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं? वेल, इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही स्टारशिप का फर्स्ट ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, स्पेसएक्स स्टारशिप में मौजूद पेलोड कंपार्टमेंट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करने लगेगी, जैसे कि पेलोड एरिया को कार्गो एरिया की तरह इस्तेमाल करना या फिर इस एरिया में स्टारशिप के क्रू मेंबर्स के लिए रहने की जगह बनाना। एंड स्टारशिप के बड़े साइज के कारण इस तरह के एरिया में इजीली 100 मार्स कोलोनाइजेशन क्रू मेंबर्स के लिए रहने की जगह बनाना पॉसिबल है। एंड इलॉन कहते हैं कि यदि स्टारशिप में इस तरह के क्रू मेंबर्स के रूम में यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखा जाए तो ये नंबर 100 से 500 to 600 तक इंक्रीज किया जा सकता है, मीनिंग 5 to 6 क्रू मेंबर्स का एक रूम में एक साथ मौजूद होना। बट स्पेसएक्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग एक रूम में इस तरह के क्रू मेंबर्स के क्राउड को जमा नहीं किया जाएगा। आफ्टर ऑल, यदि कोई ह्यूमन 375.99 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करके किसी न्यू प्लैनेट पर जा रहा है तो सभी लोगों को रेस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अकॉर्डिंग टू स्पेसएक्स, फ्यूचर में स्पेसएक्स एक टाइम पर एटलीस्ट 100 लोगों के क्रू को मार्स प्लैनेट के लिए सेंड करेगी, मीनिंग एक रूम में 2 से 3 क्रू मेंबर्स का मौजूद होना। क्रू मेंबर्स के रहने की जगह के साथ स्टारशिप के पेलोड कंपार्टमेंट में लिविंग एरिया और स्टोरेज एरिया के साथ एक इम्पॉर्टेंट एरिया को भी बनाया जाएगा, कॉल्ड शेल्टर एरिया, जिसे क्रू मेंबर्स स्पेस में मौजूद सूरज की हार्मफुल रेज और सोलर स्टॉर्म जैसी चीज़ों को खुद से सेफ रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। राइट नाउ इंटरनेट पर आपको स्टारशिप के अंदर का व्यू शो करने वाली ये क्लिप दिखाई देगी, जिसे इलॉन मस्क ने खुद अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया था, जिसमें स्टारशिप के सबसे ऊपर वाले पार्ट में मौजूद हेडर टैंक को दिखाया गया है, जिसमें आपको टेस्ला कार्स में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरीज और इंजन्स देखने को मिलेगी, जो टेस्ला के मॉडल 3 में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले स्टारशिप का ओवरऑल यूनिक डिज़ाइन स्टारशिप को रीयूजेबल बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, मीनिंग एक बार टेक ऑफ करने के बाद इस बड़े स्पेसक्राफ्ट को इजीली लैंड करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ताकि स्पेसएक्स को एवरी न्यू स्पेस मिशन के लिए न्यू स्पेसक्राफ्ट को बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए स्पेसएक्स को अपने स्पेसशिप को भी अपने बूस्टर्स की तरह ही इजीली एंड सेफली लैंड करने की ज़रूरत थी।
बट कंपैरिजन में ये स्पेसक्राफ्ट स्पेसएक्स के बूस्टर से काफ़ी मैसिव एंड डिज़ाइन में काफ़ी डिफरेंट बनाया गया है। इसलिए स्पेसएक्स को स्टारशिप लैंड करने के लिए अपने बूस्टर लैंडिंग कॉन्सेप्ट से कुछ यूनिक डिज़ाइन करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए स्टारशिप में इस तरह के फ्लैप्स लगाए गए, जिन्हें पूरी तरह से एक्सटेंड करके ही स्टारशिप को एक बार टेक ऑफ के बाद अर्थ की सरफेस पर वापस लाया जा सकता है। जिसके पीछे का लॉजिक है अर्थ सरफेस पर वापस आते समय स्टारशिप के फ्लैप्स पर पड़ने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो स्टारशिप को लैंडिंग से पहले स्लो करने का काम करता है। एंड इलॉन के अकॉर्डिंग ऐसा करके उनकी कंपनी स्पेसएक्स स्पेसक्राफ्ट के लिए लिफ्ट क्रिएट करने से ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट के लिए ड्रैग बनाने की कोशिश करती है, जो किसी भी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कंपैरिजन में बिल्कुल अपोजिट है। एंड इस तरह के कॉन्सेप्ट की मदद से ही स्टारशिप लैंडिंग के समय कम से कम फ्यूल को इस्तेमाल करता है। नाउ डिस्कस करते हैं कि स्पेसएक्स अपने रॉकेट्स में टेस्ला कार्स का इंजन और बैटरीज क्यों इस्तेमाल करती है। स्पेसएक्स अपने रॉकेट्स में मॉडल 3 की बैटरीज और इंजन्स को एक तरह के एक्यूटेटर्स की तरह इस्तेमाल करती है, जो रॉकेट के कंट्रोल सिग्नल या फिर फिजिकल मूवमेंट को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो स्टारशिप के फ्लैप्स को लैंडिंग के समय पूरी तरह से एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। स्टारशिप के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टॉप के बाद टर्न आती है मिडल इंटीरियर पार्ट की, जहां पर स्टारशिप को पावर देने वाले फ्यूल कंपार्टमेंट को बनाया गया है, जिसमें हाफ कंपार्टमेंट लिक्विड ऑक्सीजन के लिए बनाई गई है एंड अदर हाफ लिक्विड मीथेन के लिए। एंड स्पेसएक्स स्टारशिप को पावर देने के लिए इन दोनों फ्यूल्स के मिक्सचर्स को इक्वल अमाउंट में इस्तेमाल करती है, जो अदर रॉकेट्स में इस्तेमाल किए जाने फ्यूल की कंपैरिजन में काफ़ी बेटर माना जाता है, जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन एंड मीथेन का अदर रॉकेट फ्यूल कंपैरिजन में लाइट वेट होना। इस तरह का फ्यूल कंपार्टमेंट स्टारशिप के मिडल में मौजूद होने के साथ साथ स्टारशिप के टॉप में भी बनाया गया है, जिसे स्टारशिप में मौजूद मिडल फ्यूल कंपार्टमेंट के पूरी तरह से खाली हो जाने पर रॉकेट के फाइनल लैंडिंग स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से स्टारशिप के लोअर कंपार्टमेंट में मौजूद रैप्टर इंजन्स को फ्रेश एंड हाई प्रेशर फ्यूल प्रोवाइड होता है, जो स्टारशिप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जाता है, जिसकी कमी के कारण स्टारशिप के प्रोटोटाइप SN8 के साथ ऐसा हुआ। रिसेंटली स्पेसएक्स मिशन मार्स को पॉसिबल करने के लिए काफ़ी माइलस्टोन अचीव कर रही है, जिसके बारे में आपको हमारे चैनल पर वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।